चुनाव के समय इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब वाकई में दिखने लग जाता है कुछ महीनों पहले से कि हाँ भाई हमारे देश में प्रदेश में चुनाव हो रहा है। और जब चुनाव आता है इस बात को सभी जानते हैं कि कोई अन्य विकल्प नहीं रहता और चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही काम करके जिताते हैं। जैसे जो चर्चा होती है, मीडिया में खबरें छपती हैं कि शैलजा जी से बातचीत में थोड़ी सी अनबन है या भावनाओं में कुछ विरोधाभास है, विपरीत और सीएम के लिए बात होती है लेकिन आदिवासियों को मौका कभी मिल नहीं पाता है। इस बार भी मैं 2023 में वैशाली नगर से टिकट मांग रहा हूँ। राय अंदर दी जाती है, अब कैमरे पर थोड़ी दी जाती है। राय हर किसी के सामने तो नहीं दे सकते। देखिए, आंधी और तूफानों में अगर किसी पेड़ को टिकना हो और उस पेड़ को हरियाली भी देनी हो, शुद्ध वातावरण भी निर्मित करना हो और समाज को कुछ दे कर जाना हो, तो जाहिर सी बात है उसकी जड़ों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से राजनीति भी होती है। राजनीति में अगर पार्टियां मजबूत होना चाहती हैं तो संगठन जो कि जड़ों का काम करता है और जो जड़ें पार्टियों को पोषित करती हैं, उन जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मेरे साथ में छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हम बात करना चाहेंगे और कांग्रेस की राजनीति पर बात करना चाहेंगे। मेरे साथ में सिसोदिया जी हैं, अरुण सिंह सिसोदिया। उन्हें फौजी भी कहते हैं। 19 साल से उनका राजनीतिक कैरियर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन में महासचिव हैं और मैं इन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ, काफ़ी समय से, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। आज की जो राजनीति की सम और विषम परिस्थितियां चल रही हैं उन तमाम मसलों की बातचीत। बहुत स्वागत है सिसोदिया जी हमारे यहाँ। वंदे मातरम, जय जोहार। सबसे पहले बताइए, संगठन कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। संगठन को जो जिम्मेदारियां मिलती रही हैं समय समय पे, संगठन ने पूरी शक्ति के साथ कार्यकर्ताओं और सरकार के तालमेल के साथ अच्छा परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी दिया। क्या स्ट्रेटेजी नई कुछ बन रही होगी? ये तो हमेशा की बात हो गई कि संगठन अच्छा चल रहा है, उसमें नया क्या है? जैसे अभी प्रदेश प्रभारी आपकी चेंज हुई हैं शैलजा जी, तो उसमें नयापन तो आ रहा है ना, तो कुछ नयापन आप भी बता दीजिए कुछ। निश्चित ही जो नया प्रभारी आता है वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, उसके बाद संगठन को एक नई धार देने का प्रयास करता है और जिसका आने वाले चुनाव में उसका परिणाम आपको देखने को भी मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी वर्तमान में उन्होंने अपने नेतृत्व में और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बेहतर काम करते हुए परिणाम भी दिया। जैसा आपको पता है कि जो पिछले 5 उपचुनाव हुए उसमें एक तरफा जीत संगठन के बल पे, कार्यकर्ताओं के बल पे लाने में सफल रहे। 14 नगर। लेकिन जो बातें होती हैं समाज में, वो बातें ये होती हैं कि भूपेश जी के चेहरे पे चुनाव जीता जा रहा है। संगठन का दायित्व तो खैर पता नहीं, आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, अंदरूनी तौर पे आप लोग रहते हैं, आप लोग ज़्यादा समझेंगे। लेकिन जो बाहरी तौर पे चर्चा होती है वो ये होती है कि भूपेश जी ही चेहरा है, वही आते हैं तभी जीत पाती कांग्रेस पार्टी। देखिए, चेहरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि सरकार का जो कार्य होता है, सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, उसके आधार पे ही जनता से वोट मांगा जाता है और उस काम को जनता तक पहुंचाने का दायित्व संगठन का रहता है। और स्वाभाविक है कि जिस सरकार ने अच्छा काम किया और जिसका मुखिया वर्तमान में भूपेश बघेल जी हैं वही होंगे। और चुनाव में भी हम लोग जब जाएंगे तो सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्य जन जन तक पहुंचे, उसके माध्यम से ही हम वोट मांगेंगे, ना कि हम कोई नया चीज करने वाले हैं। चुनाव के समय आता है तो बहुत सारी मूवमेंट जो है बहुत सारे तेज़ हो जाते हैं और मतलब ऐसा है कि चुनाव के पहले जो है मूवमेंट उतने ज़्यादा तेज़ नहीं रहते। मतलब ऐसा लगता है चाहे किसी पार्टी की बात हो, आपकी हो या बीजेपी की या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, चुनाव के समय इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब वाकई में दिखने लग जाता है कुछ महीनों पहले से कि हाँ भाई हमारे देश में प्रदेश में चुनाव हो रहा है। तो ऐसी जो एक्टिवनेस है वो हमेशा क्यों नहीं रहती? कोई विधायक अगर बनता है तो वो 5 साल उसी तरह से एक्टिव क्यों नहीं रहता है? देखिए, इसमें तो सीधी सीधी मेरी बात कहना है कि जैसे आप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने लगभग 1.5 से 2 साल पहले भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरू किया और हर क्षेत्र, हर विधानसभा में जाके उन्होंने जनता से संवाद किया और जनता की बातों को सुना और उनके अनुसार उन्होंने लोगों को उसका रिजल्ट भी दिया। अब रही चुनाव की संगठन की काम, तो संगठन का काम सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो बैठकों का दौर हो, चाहे नियुक्तियों का दौर हो, चाहे बूथ कमेटियों का गठन हो, हर देखिए दौरों में आपने एक ही नाम लिया, भूपेश बघेल जी, उसके अलावा कोई नाम नहीं है शायद जो दौड़ रहे हैं अकेले। ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल ही जी दौड़ नहीं। इसमें आपकी बात को मैं काटना चाहूँगा कि 4 साल पहले आज हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का कार्यकाल पूरा हुआ और 4 साल पहले जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला तो उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ा काम ये किया कि सेकेंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करने का काम किया और नए और पुराने चेहरों को मिला के उन्होंने एक अच्छी टीम बनाई और पूरे साल जो प्रभारी के रूप में पूरे जिलों में इन प्रभारियों ने काम किया, जिला अध्यक्षों ने काम किया, बूथ ब्लॉक अध्यक्षों ने काम किया,
बूथ अध्यक्षों ने काम किया। उसके कारण ही हमारे जितने उपचुनाव हुए, चाहे हमारे पंचायतों के चुनाव हुए, चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हुए, कार्यकर्ताओं के बल पर ही कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की। हाँ, यह है कि हमारे कार्यकर्ता एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे मजबूत आधार है, स्तंभ है चुनाव आने। और जब चुनाव आता है, इस बात को सभी जानते हैं कि कोई अन्य विकल्प नहीं रहता और चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही काम करके जिताते हैं। जैसे कि आपके संगठन में प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी अभी जम नहीं रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे जो चर्चा होती है, मीडिया में खबरें छपती हैं कि शैलजा जी से बातचीत में थोड़ी सी अनबन है या भावनाओं में कुछ विरोधाभास है, विपरीतपन है। जैसे कुछ नियुक्तियां वो करते थे तो शैलजा जी ने उनको ओवरलैप कर दिया, इस तरह से मतलब कुछ है क्या बात अंदरूनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आप नहीं कहेंगे, मुझे नहीं, पता है। ऐसा है, देखिए, सरकार हमारे यहाँ और हमारा संगठन दोनों तालमेल के साथ, जैसे गाड़ी के दो पहिए रहते हैं उस रूप में काम करता है। शैलजा जी हमारे एक अभिभावक के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके माध्यम से हमारी ये तीनों लोगों की जो टीम है, उसके बाद हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, ताम्रध्वज साहू जी है, टी.एस. सिंहदेव जी हैं, चरणदास महंत जी हैं, ये पूरी टीम एकजुट होके एक बड़े अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ रही है। और आपको परिणाम 2023 के चुनाव में अवश्य मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और जो नारा हम लोगों ने दिया है, अब की बार। अच्छा, आदिवासी आप संगठन के अनुसार जो सोच रखते हैं, आदिवासी सीएम का जो जैसे जो एक बातचीत होती है कि आदिवासी सीएम बनाया जाना चाहिए, आप उसके कितने पक्षधर हैं? और सीएम के लिए बात होती है लेकिन आदिवासियों को मौका कभी मिल नहीं पाता है, चाहे वो बीजेपी में भी वही स्थिति है। देखिए, हमारी पार्टी का साफ कहना है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और सभी के समन्वय सामंजस्य के साथ करता है। कोई एक व्यक्ति इस पे निर्णय नहीं लेता है। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को क्या समझ में आएगा? यहाँ के डिमांड के बारे में तो आप ही बताएंगे ना उनको कि यहाँ पर आदिवासियों की ये मांग है, ये डिमांड है। और कहते भी हैं, चुनाव के पहले आप लोग कहते भी हैं कि हमको आदिवासी सीएम, और कई लोगों ने अपने आप को खुद भी प्रोजेक्ट किया है पार्टी में, आपके भी और बीजेपी के भी। वो लोग कहते थे कि हमें आदिवासी सीएम चाहिए। ये आपके यहाँ जो आदिवासी नेताजी अभी गए हुए हैं, नंद कुमार साय साहब, वो भी आदिवासी सीएम की बात कहते थे पहले कभी। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि कलेक्टिव जो लीडरशिप होती है वही निर्णय लेती है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई एक कास्ट को पकड़ के पॉलिटिक्स करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उचित होता है। रही बात अगर जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे बड़ा, अगर आपकी बात से अगर मैं सहमत होता हूँ या बात को आपको जस्टिफाई करता हूँ, तो 32% आदिवासी यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। और अगर अन्य कास्ट के हिसाब से फिर सतनामी, फिर उसके बाद आपके साहू, ये इस तरीके से हमारे यहाँ का जो सामाजिक और जातिगत ढांचा गाचा है, तो इस कहीं से इसमें कोई दो राय नहीं है। पर होता क्या है कि जब आपकी इलेक्शन हो जाते हैं, विधायक चुन लिए जाते हैं, उनके माध्यम से ही हमारा जो। अच्छा, शैलजा जी के बारे में थोड़ा बताइए। लोगों को वो कम बात करती हैं, हालांकि संगठन में आप लोगों को कैसे गाइड करती होंगे, आप लोग करीब से समझ पाते होंगे, लेकिन जो मीडिया से और बाकी जगहों पे जिस तरह से जो स्टेज से हम लोग सुन पाते हैं, करीब से तो बहुत कम बात हुई मेरी, हालांकि एक बार बात हुई है। उनकी जो स्वभाव है वो किस तरह का स्वभाव है? क्या मतलब किस तरह के लोगों को पसंद करती हैं, किस तरह के लोगों को अपोज करती हैं, कहाँ डांट फटकार लगाती हैं, क्या करती हैं? देखिए, उनका अनुभव बहुत पुराना है। सन 1990-91 में वो मंत्री बन चुकी थी और वो एक बहुत ही सुलझी हुई लीडर है। उनका अनुभव बहुत बड़ा है और हमारी पार्टी के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा आने वाले चुनाव में। उनका व्यवहार या उनकी ऐसी बातें हैं कि वो हर उस कार्यकर्ता को महत्व देती हैं जो मेहनत करता है, जो निष्ठावान है। अच्छा, उनकी जमती किससे है? अगर ऐसे मतलब आप सभी से, अगर मैं सभी से तो कहेंगे, लेकिन कुछ एक नाम होते हैं जिनसे खास तौर पे वो चर्चा परामर्श करना चाहते हैं। उनकी एक छोटे कार्यकर्ता से भी जमती है, भूपेश बघेल जी से जमती है, मोहन मरकाम जी से जमती है, चरणदास महंत जी से जमती है, टी.एस. सिंहदेव जी से जमती है। ऐसे तो पूरी कांग्रेस पार्टी की एक दूसरे जमती है, साहू जी से जमती है। लड़ाइयाँ होती है टिकट आवंटन के समय। देखिए, कंपटीशन अगर संगठन में नहीं है तो संगठन फिर पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तो कौन आगे बढ़ के काम करेगा? तो विरोधी से प्रतिस्पर्धा करिए ना, आपस में क्यों? आप एक जगह अगर मान लीजिए एक विधानसभा पकड़ लीजिए, कोई भी, अगर वहाँ पे 4 दावेदार नहीं रहेंगे, चारों मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम सिंगल एक आदमी को बता देंगे कि आपको 5 साल पहले कि आपको चुनाव लड़ना है,
तो निसंदेह तो संगठन फिर की जो गतिविधियां पार्टी खत्म की हो जाएंगी। गाइडलाइन बोलते हैं कि पार्टी ने निर्णय ले लिया वो अंतिम फैसला हम मानते हैं, तो फिर उसको फिर वो या तो फिर ये बात को नकार दीजिए कि पार्टी की जो भाई 4 लोग अगर है, अब पार्टी ने 4 में से 1 को टिकट दे दिया, तो 3 नाराज होकर जो बगावत करते हैं उनको भी तो पार्टी के नहीं, हमारी संविधान और पार्टी में तो कायदा। मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिला कि कोई बगावत करता। हाँ, यह है कि कुछ देर तक घर की बात है, कुछ नाराजगी होती है, लेकिन अंततः वो काम करता है। जैसे मैंने 2013 में टिकट मांगी, मुझे नहीं मिला, मैं पार्टी के लिए काम किया। 2015 में मैंने महापौर की टिकट मांगी, मुझे नहीं मिला, मैंने पार्टी के लिए काम किया। 2018 में मैंने टिकट मांगी, नहीं मिला, मैंने कुरैशी जी के लिए संचालन का काम किया। और इस बार भी मैं 2023 में वैशाली नगर से टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी देती है मतलब तो अघोषित, स्वागत है। आप कह ही दिए अघोषित की वैशाली नगर से टिकट चाह ही रहे हैं। मैं तो अगर मैं 3 बार और से मांग कितने नाम है वैशाली नगर से, चलिए नाम अब गिना दीजिए आज। ये तो आप लोग तय करेंगे, आप नहीं, लोग हम लोग को तो की पता है, आप लोग के अंदर में चर्चा चलती होगी कि हम भी वैशाली नगर, हम भी वैशाली नगर, नहीं, कितने सबका नाम है? स्वागत है, जो पार्टी निर्णय लेगी सर्वमान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके आसपास जो बैठते होंगे वो भी बोलते होंगे, दोस्ती यारी में बोलते होंगे, यार सिसोदिया जी मैं भी लड़ रहा हूँ यार। बिल्कुल, पार्टी अगर योग्यता के पैमाने पे अगर खरा किसी को भी मानती है और किसी को भी टिकट देती है, तो ये हर कार्यकर्ता, निष्ठावान तो जब कार्यकर्ता की ड्यूटी योग्यता है। के आधार पर पार्टी किसी को निर्णय लेगी तो आपको मांगना पड़ना ही नहीं चाहिए ना, वो तो हाँ, तो निर्णय ले लेगी ना। नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए। अगर किसी को, बच्चे को भूख लगी, अगर वो बताएगा ही नहीं कि मम्मी मुझे दूध दे दो, और तो फिर कौन पिलाएगा? वो तो बच्चा सो रहा अच्छा, है, आराम से पड़ा आपके हुआ है। मुताबिक पार्टी के टिकट आवंटन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? जैसे अब कहते हैं कि महिलाओं को इतना परसेंट, ये परसेंट, वो परसेंट, कई पर्यवेक्षक दल आते हैं। मेरे लंबे समय के पत्रकारिता के अनुभव में मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि पर्यवेक्षक दल आते तो हैं, बहुत सारी डाटा और ये वो लेते हैं, आप लोग सर्वे वगैरह भी कराते हैं, लेकिन अंतिम में होता वही है जो राम रचि रखा। मतलब आपके यहाँ जो संगठन में आला कमान जिन्हें चाहता है, जिन्हें पसंद करता है, जो अंतिम में जाते हैं। और चर्चा में ये सब आता है कि यार इतनी सारी मेहनत करके क्या मतलब, आखिरकार जिन्हें देना था उन्हें दे दिया पार्टी ने। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा रहता तो इतने सारे विधायक हमारे जीत होती के नहीं है, आते। चर्चा होती है। 68 से हम लोग 71 नहीं होते, और 68 एक साथ जीत के नहीं आते। जीतने योग्य कैंडिडेट्स को पार्टी प्राथमिकता देती ही है और देती रहेगी, और इस बार भी वैसा ही होगा जैसे पिछले 2018 में आपने परिणाम देखा। अभी भी आप देखिएगा, उन लोग जिनको मिलेगा वो निसंदेह अच्छा, विजयी आप होने पार्टी वाले को हैं। सलाह क्या देते हैं? जैसे आप कहते होंगे, कभी पूछती होगी पार्टी की, मतलब भाई किन को देना चाहिए, बुजुर्ग हैं, पुराने जो हैं उनको प्रायोरिटी पर रखें, या फिर जो नए चेहरे हैं? अब आप नया चेहरा लाएंगे तो वो बुजुर्ग हैं, वो आंदोलन करेंगे, वो विरोधाभास करेंगे, वो अपने 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 ताकत को दिखाएंगे। तो ये चीज़ जो है अंतर कला एक होती है, आप उसको भले कैमरे पर नहीं मानेंगे, लेकिन ये डिनाई करने लायक बात नहीं है, होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे घर परिवार में बर्तन है, खड़खड़ाते हैं ही हैं, ये भी बात है। लेकिन आप उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? जैसे आप युवाओं को कितने टिकट की मांग करते हैं, महिलाओं को कितना मांग करते हैं, और ये भी बताइएगा कि आपकी मांग पर कितनी सुनवाई होती है, कौन सुनता देखिए, है? सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। हमारी जो प्रदेश की एक मैं राजनीतिक सिस्टम की वो ये कड़ी तो जानना चाह रहा हूँ। संचालन समिति है, और वो बड़े लोगों के, बड़े अनुभवी लोगों की वो एक आप टीम बड़े है। पदाधिकारी हैं, महासचिव नहीं, हैं, हमसे बहुत सीनियर है, हम तो मान छोटी के मोटी राय तो देते होंगे नहीं, पार्टी को। राय अंदर दी जाती है, अब वो कैमरे पर थोड़ी ना दी जाती है। राय हर किसी के सामने तो नहीं दे सकते, जिनको देना है उनको अवश्य निवेदन, अनुरोध और अपनी राय रखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कांग्रेस की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष जी जैसे आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो किनका कार्यकाल सबसे बेहतर लगा आपको अब तक की, जिन्होंने संगठन को पिरोया भी, संजोया भी, और जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ हुआ? भूपेश बघेल जी के नाम को छोड़ के कोई नाम बताइएगा, क्योंकि आप अभी सीएम है तो उनका नाम पहले लेंगे मेरे ख्याल से। हर वो लीडर और जो अध्यक्ष रहा, जिसने पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक अपना सर्व त्याग करके पार्टी के लिए काम किया और परिणाम देने का प्रयास किया, वो सारे लीडर अच्छा काम किए। और आज मोहन मरकाम जी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर अध्यक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए और स्थापित करने में सफल हुए हैं। चार साल उनका आपको दिल पसंद, आपका ऐसा एक दो नाम पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, चरणदास मैन जी का अच्छा कार्यकाल रहा, धनेन्द्र साहू जी का अच्छा कार्यकाल रहा, भूपेश बघेल जी का अच्छा कार्यकाल रहा। कार्यकाल अच्छा था तभी तो हमारी सरकार बनी आके, और एक ही दिन में सरकार बनती नहीं है। ये तो सतत मेहनत करके गढ़ने वाली प्रक्रिया है, संगठन को नीचे से लाते लाते लाते, और जो समय पे परिणाम आ गया, निसंदेह आप उस समय आपने मंजिल को हासिल कर लिया और आगे उसको अभी बनाए जैसे रखना। मैं भानु प्रतापपुर चुनाव कवरेज के लिए गया था, तो वहाँ एक आदिवासी मोर्चा खड़ा हुआ, और मोर्चे ने बहुत तेज आवाज़ में बगावत करी, है ना, और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़कर दिखाया वहाँ पर, और अकबर राम को राम साहब को उतारा मैदान जंग में, और उन्होंने काफ़ी कुछ वोट भी काटे। उसके बाद में एक प्रोसेस शुरू होता है, आदिवासी आरक्षण पे बात होती है। हालांकि आरक्षण संवैधानिक जो पटल है वो लंबी प्रक्रिया है, और लेकिन आप लोगों ने विधानसभा में कर दिया, लेकिन ये जनता को फ़ायदा नहीं मिला। और दूसरा सवाल यही, इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, कि जो आदिवासी अब आगे चल के जो विरोधी स्वर में अभी भी बात कर रहे हैं कि हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे,
तो क्या होगा फिर? ऐसे में तो आदिवासी जो आपका बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब जैसे आप बस्तर एरिया, सरगुजा बेल्ट, यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया था बीजेपी का पिछले बार, इस बार कैसे रहेगा? क्योंकि देखिए, वोट पड़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए सम्मान पूर्वक अपना जो विधेयक था उसको पारित भी किया, उसको लागू कराने के लिए मैदान में भी आए। पर भारतीय जनता पार्टी इसके उलट कहती कुछ है, करती कुछ है। उसने तो ये विरोध जो किया। सर्व आदिवासी समाज आप लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहा है, ये आप लोग के साथ क्यों नहीं है, अलग क्यों जा रहा है? ये कहने का देखिए, मतलब वो बड़ा सवाल है ये। कहीं कोई अलग नहीं जा रहा, वो सब अपनी बात को एक तरीके से रखने का प्रयास है उनको, कि उनकी बात को गंभीरता से केंद्र की सरकार और राज्य तो सरकार चुनाव लड़वा दिया उन्होंने आपके खिलाफ में, कैंडिडेट उतार दिया। ठीक है, वो तो आगे भी उतारेंगे कह रहे हैं। नहीं, उसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है भाई। अगर उनकी बात अगर समाधान निकल जाता है या कोई ऐसा फॉर्मूला निकल जाता है तो नहीं लड़ेंगे वो कहाँ। और आप लड़ते हैं तो वो उनका विवेकाधिकार, भाई अपना वो लड़े जिसको जैसा वही तो करना। संजो क्यों नहीं पाए, मतलब ये कह रहे हैं। देखिए, ये बड़े लीडर्स जो हमारे हैं वो इस पूरी चीज़ पे गंभीरता से निगाह रखे हुए हैं, और कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, और आप देखिएगा, आप फिर दोबारा नवंबर में अपन बैठेंगे और आपको कांग्रेस की सरकार के रूप में अच्छा, काम एक करते चीज़ समझाइएगा, अभी नक्सलवाद जैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ के लिए, और आपके नेता भी शहीद हुए हैं, और उस विषय में मतलब जब बात आती है जांच के लिए और उसकी पूर्णतया उसकी जो बोलना चाहिए कि निष्कर्ष के लिए बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे पाला फेंकती है, बीजेपी कांग्रेस पे फेंकती है। लेकिन सरकारें तो दोनों आप लोगों की रही है, कभी स्टेट में रही है, कभी सेंट्रल पर रही है। एनआईए कभी आप लोग के पास रही है, कभी एनआईए बीजेपी के पास रही है, लेकिन उस बीच में निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो इस बात की जो मार्मिकता या दुख है मन में कि इसका देखिए, निष्कर्ष अब आना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने गोलमोल करके ऐसा उलझा दिया है कि उसका परिणाम आता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी अपनी, क्योंकि हमारे नेता उसमें शहीद हुए थे, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने मेहनत किया सारी चीज़ों को। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जांच कराई तो जो उसमें पीड़ित थे, जिनको उस घटना में शामिल थे, जो वहाँ उपस्थित थे, उनके तक बयान नहीं लिए उन लोगों ने। तो इसका अर्थ यही है कि वो कुछ छुपा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब वो छुपा रहे हैं तो समय आने पे सबका खुलासा भी होगा, और जो दोषी जैसे होंगे कहीं नहीं बीजेपी, बख्शे जाएंगे। जैसे आपसे पक्ष ले रहा हूँ, बीजेपी का एक ही इल्ज़ाम रहता था कि भूपेश बघेल जी कहते थे कि जो हमलावर है उनके जो सबूत हैं, उस हमले के सबूत है वो मेरे जेब में। उस बात को कोट करते हुए बीजेपी बार बार ये सवाल करती है कि जब कांग्रेस पार्टी के पास उनके पास में सारा कुछ है तो वो एनआईए को दे दिए और ये न्याय मिल जाए। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं कि ऐसा किसी ने कहा है या भूपेश भैया ने कहा है। अगर है तो फिर मैं नहीं जानता इस विषय में, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है इस बात को। अच्छा, क्या 100% ऐसा लगता है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को संतुष्ट कर पाए हैं? अब अगर आप कुछ छूटा हो तो बता दीजिए। मतलब ऐसा है कि तारीफ तो सभी करते हैं अब अपनी। आप किसान खुश है, किसान की जेब में पैसा गया। मजदूर खुश है, मजदूर को पैसा गया। बेरोजगार खुश है, बेरोजगार के जेब में पैसा गया। मितानिन खुश है, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। उसके अलावा आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता खुश है, उनके जेब में पैसा गया। टाइम में नहीं, एंड टाइम हो या टाइम हो भाई, अब 1 साल पहले की बात हो या 2 साल पहले की, और सारी चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती, आप भी जानते हैं। अगर एक साथ करेंगे तो सारी व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करना है, आप भी जानते हैं कि सरकार चलाना हर किसी जो भी पार्टी रहती है उसको अपनी नीति के अनुसार करती है। कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करती, विस्तृत योजना बनाती है, उसके प्लस और माइनस दोनों एस्पेक्ट्स जो देखती है, उसके बाद जाके उस पर काम करती है। और आज ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई वर्ग नहीं है, यहाँ तक कि भूमिहीन मजदूर जो दूसरे के खेतों में काम करते थे, उन मजदूरों के भी जेब में पैसा कांग्रेस पार्टी ने डालने का काम किया। और उसके बाद आप जो मीडिया के साथी हैं, आपके लिए भी उन्होंने एक बड़ी अच्छी घोषणा की है सरकार ने, जिससे कि आप भी लाभान्वित हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी हर वर्ग को इस बात के लिए खुशी का एक मौका दे रही है कि आप जो भी छत्तीसगढ़ में वासी हैं, चाहे हमारे 3 करोड़ लोग रहते हैं, तो इन 3 करोड़ के ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको कि संतुष्ट न किया हो। एक चीज़ मुझे समझाइएगा, और दर्शक भी ये चीज़ समझना चाहते हैं कि मतलब कोई नेता किसी जनता को सामने रखकर चुनाव लड़ता है, कोई नेता किसी जनता के लिए बात कर कर आगे बढ़ता है, और वो नेता इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि उसके पास सारी तरह की सुविधाएं होती हैं, हाई लेवल गाड़ियां, हाई रेंज की सिक्योरिटी, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस। मतलब इस तरह से होता है कि एक नेता बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ऊंचा उड़ जाता है, और उन नेताओं के पास इतने पैसे रहते हैं कि जनता के लिए नाली या सड़क बने ना, उनके घरों में टोटी से पानी निकलता है कि नहीं निकलता उस बात की फिक्र कम होती है। लेकिन
जब उनके कोई बड़े नेता आ जाते हैं तो बैनर पोस्टर लगाने के लिए बहुत पैसे होते हैं। ये आप ही की पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। आपसे एक राय ले रहा हूँ कि ये आखिरकार ये पैसे आते कहाँ से हैं? ये हो सकता है जनता के टैक्स के पैसे उपयोग होते हैं क्या ऐसा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत पैसे इतने? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कर सकता हूँ, क्योंकि बाकियों की जेब तो मैंने जाके देखी नहीं है कि कौन कहाँ से लाता है। पर मैं व्यक्तिगत आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ और भरोसा दिलाता मैं हूँ। सभी पार्टियों की बात मैं कर रहा हूँ। पार्टियों को छोड़ दीजिए, मैं अपनी जेब का ही पैसा लगाता हूँ। मैं अपने घर का ही पैसा लगा के अपनी कमाई के हिस्से में से, जैसे मुस्लिम लोग ज़कात निकालते हैं ना, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो अपने पॉकेट का पैसा निकाल के ये सब काम करता हूँ। इसलिए दूसरों के बारे में मैं कहना मेरे लिए थोड़ा सा लाजमी नहीं है। तो बैनर पोस्टर की जगह वो सड़क नाली पानी और पब्लिक के लिए सेवा नहीं, हम तो वो भी करते हैं, हम अपनी जेब से लोगों के ट्राईसाइकिल क्या बांटते बाकी हैं। भी ऐसा करते हैं? मैं आपको दोनों नहीं, मैं उसमें दूसरों दे के रहा बारे में इसलिए नहीं बोलूँगा कि किसी के बिना जानकारी के किसी पे आरोप लगाना या किसी बिना तथ्य के किसी के ऊपर उंगली उठाना, क्योंकि मैं ऐसे करूँगा तो स्वाभाविक की 3 उंगली मेरी तरफ भी घूम जाती है। लेकिन आपको मैं 100% बोलता हूँ कि मैं सेवा को ही राजनीति मानता हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, 2 बड़े नेता आप लोगों के यहाँ से बगावत किए, एक अजीत जोगी साहब की, एक टीएस बाबा जी अभी भी मतलब हैं पार्टी में, लेकिन बागी तेवर उनके रहते हैं, उनके स्टेटमेंट वगैरह इंटरव्यूज़ वगैरह बातचीत में आती है, उनका जो दुख है वो सामने झलकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे नेताओं को अगर आप ऐसे मोहरों को खोते जाएंगे और इस तरह से, आपको लगता है कि जोगी साहब की गलती थी कुछ? नहीं, ये पुरानी बात है, और पुरानी इसलिए कहूँगा क्योंकि वो हमारा विषय भी नहीं है, हम उस पर कोई टिप्पणी करें। उन्होंने, पार्टी ने उनको अगर पार्टी से बाहर किया तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो हमारे नेतृत्व ने उन्होंने फैसला किया, और हम सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे और हम कांग्रेस। निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हम पंजे के साथ हैं। हमारे को इन सब विषयों में कहीं टीएस बाबू भी ऐसी कहते हैं कि हम पंजे के साथ हैं, तो लेकिन दुखड़ा तो कहते हैं कि आप मतलब हम लोग सरकार में रहते हुए हम गरीबों को मकान नहीं दिला पाए, एक डिपार्टमेंट का मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, चाहत हर किसी के अंदर अगर नहीं रहेगी, अगर आदमी के अंदर, खुद के अंदर ये चाहत नहीं रहेगी कि मुझे किसी की सेवा करनी है, मुझे किसी का काम करना है, मुझे कलेक्टर से उनके लिए बात करना है, मुझे किसी का एडमिशन कराना है, अगर चाहत नहीं रहेगी तो आपके पास कोई आएगा नहीं, और आप आएगा नहीं तो आप लोगों के आंसू पोंछ नहीं पाओगे। हमारे कांग्रेस की आज़ादी के पहले से और आज के दिनांक तक मैं बोल सकता हूँ, सेवा की ही राजनीति रही है, चाहे वो महात्मा गांधी जी के समय की बात हो, चाहे भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी का समय हो। एक अंतिम सवाल है, कलेक्टिविटी और कनेक्टिविटी, इसके लिए, दोनों के लिए विषय में आप क्या सोच रखते हैं, और क्या ऐसा लगता है कि पार्टी कलेक्ट हो चुकी है? आप बोलेंगे हालांकि कलेक्ट है, लेकिन विरोधास्वर है, कई जगहों पे मिलते हैं हम लोग, बाहर में जब बातचीत होती है तो कई चीज़ें छन कर आती हैं। और कनेक्टिविटी भी मतलब अभी तक कई जगहों पे पहुंच बची है, कई जगहों पे जाए तो बोलते हैं कि अभी नेता नहीं आया हम तक, तो इसको लेकर क्या? देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब यही होता है कि सबकी राय से सारे काम करना, और वो सरकार और संगठन का दोनों विपरीत ध्रुव है। सरकार अपने फैसले अपने मंत्रिमंडल के कलेक्टिव डिसीजन के बाद लेती है, और संगठन अपने जो वरिष्ठ लीडरशिप है उसके माध्यम से जो बातें आती है उसके ऊपर जाके काम करती है। हमारी संगठन ने अभी जो वर्तमान में जो कोशिशें की हैं, आपको बता दें, 5 संभाग हमारे राजनीतिक रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं। वहाँ पे बूथ समीक्षा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन के प्रभारियों ने स्वयं जाके 5 संभागों में ली। वहाँ पे ब्लॉक अध्यक्षों से सीधा संवाद किया, उनकी बातों को समझा और उनके जो काम करने के तरीकों को और डेवलप करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको सलाह भी थी। इसी तरीके से संभागीय सम्मेलन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं का हुआ, 5 संभाग में हुआ, और सब जगह बेहतर लोगों ने बढ़ चढ़ के सामने आए। हमारी सरकार की एक छोटी सी किताब छपी है, उसको हमने जब घोषणा की थी तो हमारे 36 वादे थे छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन अब आखिरी समय आते आते 51 ऐसे काम सरकार ने कर दिए हैं, ऐसी घोषणाएं पूर्ति कर दी है, और जिससे कि हर व्यक्ति लाभान्वित है। अगर एक सरकार जो कहे के अनुसार उससे ज़्यादा अगर कुछ कर दे रही है या उससे ज़्यादा बढ़ के लोगों के लिए योजनाएं बना रही है, एक वादा तो मैं आपको गिना दूं जो वादा तोड़ दिया आप लोग, जैसे बोलते हैं बीजेपी वाले, और हम लोग भी इन चीज़ों को देखे हैं कि शराब बंदी के लिए गंगा जल की कसम खाए थे, और वो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब उसमें कई चरण आ जाते हैं स्टेटमेंट्स के, कई मतलब कहते हैं कि जनता की डिमांड के अनुरूप होगा। मैं एक ही लाइन में, आप क्या चाहते हैं, शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए, इसमें मैं एक ही लाइन में बात को खत्म करना चाहूँगा कि शराबबंदी की बात को लेके गंगा जल लेकर स्टेटमेंट नहीं था। वो स्टेटमेंट था किसानों का कर्जा माफ का स्टेटमेंट था, गंगा जल का, और उसको अगर आप
तो बीजेपी वाले Without doctor- इनके स्टेटमेंट को हाँ, जरा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपके पास कोई वीडियोस होंगी इस तरह की और सही वीडियोस हाँ, होंगी और वो हमें प्रोवाइड वो करवाइएगा। डॉक्टर्ड वीडियो न प्रस्तुत करें, और जो सही वीडियो है उसी को पीछे जाके लेके आए, क्योंकि इन लोग तो आलू से सोना बनाने वाली बना देते हैं कहानी। तो इनके पास मैकेनिज्म इतना घुटा पिटा है, और इस पे इनका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कि आप आईटी सेल उनकी काम करती है, आपकी भी आईटी सेल है। नहीं, वो हमारे भी छत्तीसगढ़ में बहुत आप अच्छी लोग IT रुलाते सेल- रहते हो। नहीं, हमारे बीजेपी वालों के लिए जो तंज लिखना है, जो लिखना है, बोलना है, वो बिल्कुल, बोल जाते हो, हमारे लिख जाते छत्तीसगढ़ हो। के आईटी सेल, सोशल मीडिया, युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, मेन कांग्रेस, सारे प्रकोष्ठ बहुत जबरदस्त रूप से पार्टी के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। और इनका जवाब डॉक्टर आप भी पैटर्न तो कहीं नहीं, हम लोग डॉक्टर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास नियत अच्छी है, हमारे पास नीति अच्छी है, तो उसको फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। नियत और नीति जिस पार्टी के पास है, और जिसके पास नेता भी अच्छे हैं, तो वो अलग अलग नेता अलग अलग दावे करते हैं। ये लास्ट सवाल है, आप लोग कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़? देखिए, अब की बार 75 पार फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। ये है सिसोदिया साहब है, और साफ तौर पर जैसे इन्होंने जिस तरह से दावों से अपने पार्टी का पक्ष रखा है, और हमारे जो सवालात हैं, तीखे सवाल भी हमने इनसे किए, उनके जवाब मिल चुके हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पार्टी को कोई सुधार के लिए आपकी कोई समझाइश हो, कोई राय हो, तो इन्हें दे सकते हैं। मेरे सवालातों में मुझसे कुछ छूट रहा हो तो मुझे बता सकते हैं कि मुझसे क्या छूट रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे प्रोत्साहन को आप लगातार बढ़ा रहे हैं, हमारे कार्यशैली को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स आपके जो आते हैं उसके लिए हम सादर आपको प्रणाम करते हैं। और इसी तरह से हमारे चैनल को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।